श्री फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यास के रूप में जाने जाते हैं। सन 1954 में मैला आंचल उनका उपन्यास प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दृष्टि दी, एक नई दिशा दी। 125 से अधिक देशों में इसे पढ़ाया जाता है, समझा जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में पैदा हुए। श्री शिलानाथ मंडल उनके पिताजी कृषक थे, खेतीबाड़ी करते थे और उस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो स्वराज्य आंदोलन के वे सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। माता पाणो देवी जी थीं। बचपन में प्यार से इन्हें फणीसरा कहा जाता था और चूंकि जब ये पैदा हुए तो ऋण लिया गया था, इस कारण से उनकी जो दादी थीं इनको ऋणुआ ऋणुआ कह के पुकारती थी। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी के, तो उन्होंने मैट्रिक किया आदर्श विद्यालय नेपाल के विराटनगर से और इंटरमीडिएट किया उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में। 1942 में जब इन्होंने बीएचयू से यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने इंटरमीडिएट किया, उस समय आज़ादी की लड़ाई तो चली रही थी और भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उस समय फणीश्वर नाथ रेणु भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। रेणु जी के 3 विवाह हुए थे। प्रथम पत्नी रेखा रेणु, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ सालों के बाद उनका निधन हो गया। इसके बाद उनका दूसरा विवाह हुआ पद्मा जी से। पद्मा जी भी बीमारी से ग्रस्त हो गईं और उनका निधन हो गया। फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन में अंधेरा छा गया। इसके बाद जब वो आज़ादी की लड़ाई में भागीदारी उन्होंने अपनी की, उस समय 42 में जब इन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा पटना जेल लाया गया, वहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु बुरी तरह से बीमार पड़ गए। एक सक्रिय कार्यकर्ता लतिका जी थी वहाँ, जो उनकी सेवा किया करती थी और धीरे धीरे वो सेवा परिणय में बदल गई और फणीश्वर नाथ रेणु ने लतिका जी से विवाह किया। इसके बाद 1950 में नेपाल में दमन मुक्ति आंदोलन के सूत्रधार थे। फणीश्वर नाथ रेणु ने 1953 से साहित्य सृजन का श्रीगणेश किया। उन्होंने उपन्यास, कहानी, संस्मरण और रिपोर्टाज के माध्यम से हिंदी साहित्य की सेवा की। उनका प्रथम उपन्यास मैला आंचल, जो आंचलिक कथा जगत में पहला उपन्यास माना जाता है, 1954 में प्रकाशित हुआ। परती परिकथा उनका दूसरा उपन्यास जो परती परिकथा है, ये 1957 में प्रकाशित हुआ। जुलूस, इसका प्रकाशन 1965 में हुआ। कितने चौराहे 1966 में, दीर्घ तपा 1973 में
प्रकाशित हुआ। इसी बीच में फणीश्वर नाथ रेणु ने अनेक कहानियों की सर्जना की। आंचलिक कहानियां जैसे एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी, एक श्रावणी दोपहरी की धूप बहुत ही प्रसिद्ध कथा संग्रह हैं। संस्मरण में इन्होंने ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व और रिपोर्टाज में नेपाली क्रांति कथा, इनकी देश की सेवा, समाज की सेवा एवं साहित्य की सेवा को देख करके भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री अलंकरण से अलंकृत किया। फणीश्वर नाथ रेणु चूंकि बचपन से ही बहुत जुझारू थे, अनेकानेक संकटों को झेलकर उन्होंने समाज सेवा की, देश की सेवा की, साहित्य की सेवा की और निरंतर ये बीमार होते गए। और एक दिन ऐसा भी आया 11 अप्रैल 1977 को पटना अस्पताल में विश्व प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार सदा सदा के लिए चिर निद्रा में विलीन हो गया। आंचलिक उपन्यास का शिखर पुरुष, आंचलिक कथा का सूर्य अस्त हो गया। हिंदी संसार में शोक की लहर फैल गई। आंचलिक कथा जगत में श्री फणीश्वर नाथ रेणु का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। सही अर्थों में वे हिंदी कथा साहित्य के आंचलिकता के सूत्रधार थे। अंचल शब्द का अर्थ किसी ऐसे भूखंड से है जिसकी अपनी भौगोलिक स्थिति, लोक संस्कृति, भाषा और अपनी समस्याएं हों। भौगोलिक स्थिति का अंकन आवश्यक है। लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोकगीत, लोकोक्ति, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। जिस दिन इस धरती से, साहित्य जगत से लोक साहित्य निकल जाएगा, लोक साहित्य विस्मरण के गर्त में मिल जाएगा, उस दिन हमारी सांस्कृतिक पहचान अपने आप समाप्त हो जाएगी। इस बात को फणीश्वर नाथ रेणु बखूबी जानते थे और उन्होंने लोक संस्कृति का अंकन बहुत ही गर्व के साथ किया है। साथ ही आंचलिक साहित्य के लिए प्रभावी वातावरण, अंचल की राजनीति, वहाँ की आर्थिक स्थिति, जन जागरण का संकेत, ये सारी बातें आंचलिक कथा में होना परमा आवश्यक है। रेणु जी ने जहाँ एक और आंचलिक उपन्यासों की रचना की, वहीं इन्होंने अनेक कथा संकलन भी दिए हैं। और उन कहानियों में से जो आंचलिक कहानी है, जैसे तीसरी कसम, ठेस, लाल पान की बेगम, सपेरा, पहलवान की ढोलक आदि अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। आंचलिक कथाकारों में रेणु के अतिरिक्त जैसे राजेंद्र अवस्थी, नागार्जुन, डॉक्टर रांगे राघव, रामदरस मिश्र, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, शैलेश मटियानी, सानी, देवेंद्र सत्यार्थी ने भी आंचलिकता के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो है पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक
फणीश्वर नाथ रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु अपनी लेखनी से अपने गांव का, अपने समाज का, अपने अंचल का, अपनी संस्कृति का चित्र खींचना गौरव मानते हैं। रेणु लेखनी में संस्कृति को और अंचल विशेष की बातों को सजीव करने की अद्भुत क्षमता थी। हर पात्र वास्तविक जीवन जी रहा हो ऐसा सबको लगने लगता है। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अन्यत्र दुर्लभ है। इन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया। ढोलक की गिरती आवाज, उठती आवाज और पहलवान के क्रियाकलाप, अद्भुत सामंजस्य है इनमें। और यही ढोलक और पहलवान के क्रियाकलापों का सामंजस्य ही पहलवान की ढोलक की कहानी में असर करता है, प्रभावी बनता है। वास्तव में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता के बाद भारत में संपूर्ण विकास शहर की ओर होने लगा। रचनाकार भी शहर की बातें लिख रहे थे। उस समय फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने अंचल का चयन कर, जहां सारी संस्कृति समाविष्ट है, उन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया। और पहलवान की ढोलक इसका एक जीता जागता उदाहरण है। हम आपको कहानी सुनाएं, इसके पहले मैं आपको पात्रों के बारे में बता देना चाहता हूं। जो प्रमुख पात्र है लुट्टन पहलवान, और दूसरे हैं श्यामानंद जो श्यामनगर के राजा हैं, और एक है चांद सिंह राजा का पुत्र, लुट्टन की सास, पत्नी, 2 बच्चे और गांव के लोग। श्यामनगर के समीप का एक गांव, सर्दी का मौसम, गांव के लोग मलेरिया हैजा से पीड़ित हैं। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। सन्नाटे को तोड़ते हैं कुत्ते, उनके रोने की आवाज। घास फूस की झोपड़ी में रहने वाले लोग कराहते हैं, सिसकियां भरते हैं, और इन्हीं के बीच में उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लुट्टन ढोलक बजाता है। उस सन्नाटे को चीरती हुई ढोलक लोगों को उत्साहित करती है। लुट्टन के माता पिता 9 वर्ष की उम्र में ही उसे छोड़कर चल बसे। बचपन में शादी हो गई थी लुट्टन की। विधवा सास ने उसे पालन पोषण किया, पाला पोसा। गांव के लोग उसकी सास को बहुत तंग करते थे, परेशान करते थे। सास के अपमानों का बदला लेने के लिए वो पहलवान बना। धारोष्ण गाय का दूध पीता, गाय चराता, और पहलवानी का उसे शौक बचपन से था ही। सास के अपमानों का बदला लेने के लिए तो वह दंड बैठक लगाता, ढोलक बजाता, और ढोलक में तरह तरह की ध्वनि वह निकालता था। उसी समय श्यामनगर में मेला लगा, और मेला में चांद सिंह नाम का एक शेर का बच्चा पहलवान आया। लुट्टन ने कहा कि मैं इससे कुश्ती करूंगा।
राजा श्यामानंद जी ने कहा कि चांद जो है बहुत बड़ा पहलवान है, बहुत प्रसिद्ध पहलवान है, लोग उसे शेर का बच्चा कहते हैं, तुम उससे मत लड़ो, तुम अभी बच्चे हो। चांद सिंह से डर जाना लुट्टन पहलवान के लिए संभव नहीं था। वो राजा से प्रार्थना करता है, महाराज आप मुझे चांद सिंह से कुश्ती लड़ने दीजिए। बहुत रोने गिड़गिड़ाने के बाद राजा ने लुट्टन को स्वीकृति दे दी, सहमति दे दी। और सौभाग्य देखिए लुट्टन का कि ढोलक की ध्वनि के आधार पर चित्त कर हरा दे। लुट्टन ने चांद सिंह को चित्त कर दिया, हरा दिया। चारों तरफ ढोलक की गड़गड़ाहट फैल गई, सब लोग गदगद हो गए, हर्षा तिरेक से झूम उठे। राजा श्यामानंद भी प्रसन्न हुए, उनके प्रसन्नता की सीमा न रही और उन्होंने उसे राज दरबार का पहलवान बना लिया। लुट्टन अपने दोनों बच्चों को लेकर के राजमहल में आ गया और राजा के यहाँ भी उसका भोजन, राजा के यहाँ सारी सुविधाएं उसे प्राप्त हो गई। 15 सालों तक लुट्टन पहलवान राजा के दरबार में रहा, लेकिन सौभाग्य के साथ साथ दुर्भाग्य भी सामने आ गया और महाराज की मृत्यु हो गई, श्यामानंद जी की। सत्ता परिवर्तन हुआ, बिलायत से राजकुमार का आगमन हुआ। आते ही उन्होंने कहा ये कुश्ती हमें पसंद नहीं है, इसे हटा दिया जाए। लुट्टन बहुत दुखी हुआ और दुखी होने के साथ साथ क्या करता, अपने दोनों बच्चों को लेकर वह गांव आ गया। गांव में वैसे ही महामारी फैली हुई थी, लोग मलेरिया और हैजा से पीड़ित थे। गांव के लोगों को दफनाने जलाने के लिए, अंतिम क्रिया कर्म करने के लिए कफन भी नहीं था। इतनी गरीबी थी, लोग लाशें नदी में प्रवाहित कर देते थे। ऐसे गांव में रहकर लुट्टन अपने ढोलक के दम पर, उसकी ध्वनि पर समूचे गांव को जागृत करता रहा। एक दिन ऐसा भी आया कि उसके दोनों बच्चे इस दुनिया से चल बसे। लुट्टन अद्भुत व्यक्तित्व का धनी पहलवान था। पत्नी की मृत्यु, पालन पोषण करने वाली सास की मृत्यु, समूचे गांव का दुखी होना, नात रिश्तेदारों की मौत का हो जाना, दोनों बच्चों का इस दुनिया से चले जाना, फिर भी लुट्टन पहलवान टूटा नहीं। गांव में उसने कुश्ती का स्कूल चलाया, लेकिन कितने दिन तक वह उस दंश को, उस पीड़ा को, उस संतरास को मन में लेकर के वह जी सकता था। अपने शिष्यों से एक दिन उसने कहा, जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक जरूर बजा देना। ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में अद्भुत समन्वय था। चट धा गिड़ धा आजा भिड़ जा, चटाक चट धा उठाकर पटक दे, ढाक ढिना वाह पट्टे वाह, चट गिड़ धा
मत डरना, धाक धिना तिरकिट दिगा, दांव काटो बाहर हो जा, धीना धीना धिक धीना चित्त करो। इस प्रकार से लुट्टन पहलवान अपनी ढोल के साथ जिया। अपनी ढोल के साथ ही वो आजीवन तमाम संत्रासों को भी झेलता रहा, कुश्तियाँ करता रहा, लोगों को, बच्चों को पहलवान भी बनाता रहा, ढोलक भी सिखाता रहा, और ऐसा करते करते वह इस दुनिया से चल बसा। पहलवान की ढोलक कहानी वास्तव में व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक होने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह से उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत इंडिया के छा जाने की समस्या है। रेणु जी की पहलवान की ढोलक कहानी का महानायक लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। यह कहानी प्रश्न चिन्ह छोड़ जाती है। क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई मूल्य नहीं है? क्यों?